हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 7th और 8 का, खासकर झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए हम क्लास 7th और 8 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कराएंगे, जिसमें से आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसमें से हम बताएंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है और इसमें से कौन कौन सी संख्याएं आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, संख्याएं, इसमें से बहुत तरह की संख्याएं होती है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या को देखेंगे तो इसमें परिभाषा है, गणना की वैसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी हो सकते हैं इत्यादि। तो गिनने वाली जितनी भी संख्याएं हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, 1 से लेकर जितनी भी, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये अनंत तक जा सकती है। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या है। और दूसरा जैसे है पूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो गणना की वह संख्या जो 0 से प्रारंभ हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में 0 से हमेशा स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, जिसमें से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी हो सकते हैं। तो हम लोग दो चीज अभी देखें, सबसे पहले प्राकृत संख्या, दूसरी बात पूर्ण संख्या। तो हम गौर करें किए होंगे कि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या देखा जाए तो 1 है। और पूर्ण संख्या में पूछा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, जो उसका स्टार्टिंग संख्या है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो देखिए, बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका अंत अनंत तक ये जा सकती है। ये संख्याएं अनंत तक जा सकती है। इसको हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं कि कहाँ ये कौन सी संख्याएं सबसे बड़ी होगी। अगर कुछ स्पेसिफिक कुछ संख्याएं दे दी जाती है, जैसे 8 9 12 और 25, अगर इसमें से पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, तो 25 बोल सकते हैं। पूर्ण संख्या के भी केस में उसी प्रकार से है कि अगर कोई स्पेसिफिक 4-5 संख्याएं दी जाती है और उसमें से पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह बोला जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या, क्योंकि ये अनंत तक जा सकती है। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम बता सकते हैं 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। और तीसरा जो पढ़ेंगे संख्या में, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंटीजर। पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है, जो पूर्णांक कहलाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ऐसी संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब है, या फिर माइनस में -1 -2 -3 0। तो यहाँ पर चाहे धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। तो इसमें से एक आप ध्यान दीजिएगा, तो बोलेगा, आप पूछेगा कि सर यहाँ पर 0 जो है, 0 किस प्रकार की संख्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक? तो आप लोग नोट करके जरूर लिखिएगा कि 0 न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या। फिर से एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। गणना की वैसी संख्या है जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जा सकती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, और ये हमेशा धनात्मक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि और भी जा सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन सवाल पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको हम बता दिए पहले भी, 1। बड़ी हम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक दिया जाए तो हम मानेंगे कि ये बड़ी है, लेकिन अगर इसमें से डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या अनंत तक जा सकती है। फिर उसी प्रकार से पूर्ण संख्या है, जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। बोला गया है कि गणना की वह संख्याएं जो वह 0 से प्रारंभ हो। प्राकृत संख्या में 1 से प्रारंभ हो रही थी, लेकिन पूर्ण संख्या में किससे? 0 से। इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह जा सकती है। इसमें भी देखा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोली जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या होगा? 0। अगर कोई बोल दे कि सबसे बड़ी संख्या
बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं अनंत तक पूर्ण संख्याएं भी जा सकती है। लेकिन कोई स्पेसिफिक 2-4 नंबर दिया जाए, जैसे 5, 8, 15, 25, इसमें से पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं क्या है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि 25 है। अब तीसरा जो हम पढ़े थे अभी, पूर्णांक, जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, होता है पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है ना। संग्रह मतलब समूह एक तरह से बनाती है, जो पूर्णांक कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जितने भी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या थे, वो सभी तो सभी पूर्णांक हैं ही। जितने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं हैं, वो सभी पूर्णांक हैं ही। साथ ही साथ अगर कोई ऋणात्मक संख्याएं आ जाती है, तो वो भी क्या है, पूर्णांक है। वर्षते वो पूर्ण अंक होना चाहिए, मतलब माइनस पॉइंट में नहीं होना चाहिए, या फिर आपका भिन्न के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर p/q के रूप में हो जाए तो वो पूर्णांक नहीं कहलाती है। जैसे मान लेते हैं 5/8, तो अगर इसको पूछा जाए कि ये क्या पूर्णांक है, इंटीजर है, तो बिल्कुल नहीं है। फिर उसी तरह पॉइंट में अगर कोई क्वेश्चन बोल दिया जाए -1.5 क्या पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक होना चाहिए। जैसे कोई भी प्राकृत संख्या का जो भी एग्जाम्पल हो और पूर्ण संख्या का जो भी एग्जाम्पल हो, वो दोनों एग्जाम्पल को ले लिया जाए तो वो पूर्णांक कहलाएगा, और माइनस में भी कोई ले लिया जाए तो भी वो पूर्णांक कहलाएगा। वर्षते परिमेय संख्या और दशमलव नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चौथी संख्या पढ़ेंगे, 3 तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चौथा जो है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। वैसी संख्याएं जो हमेशा p/q के रूप में हो, जहां q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। इसका कहने का मतलब है कि भिन्न के रूप में होना, अंश बटे हर के रूप में होना, जहां पर q का मान, यानी कि हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, जैसे देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे 5/0 लिख दिए, तो 0 से अगर 5 को हम लोग भाग तो दे नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित। इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि q का मान, यानी कि हर का मान कभी भी 0 नहीं लेना है परिमेय संख्या में, ठीक है। और इसका रिजल्ट हमेशा होता है अपरिभाषित, जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? फिर अब है 5वां नंबर, अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। इसका कहने का मतलब है कि कितना गो गुणनखंड होना चाहिए, 2 गो, और वे दो गुणनखंड क्या क्या होना चाहिए, एक और खुद वो स्वयं होना चाहिए, ठीक है। अभाज्य संख्या फिर से समझिए, वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो और वे 2 गुणनखंड एक एवं स्वयं हो, यानी कि एक से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए। इसका अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक एवं खुद से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर हम बोलेंगे कि 1 किससे किससे भाग लगेगा, तो 1 देखा जाए तो 1 खुद एक ही संख्या 1 से ही भाग लगता है, और कोई दूसरा से लग सकता है नहीं। तो यानी कि 1 का अगर देखा जाए तो गुणनखंड सिर्फ एक ही गो है, 1 खुद। लेकिन 2 का अगर देखा जाए, 2 किससे किससे भाग लगता है, तो 2 का 2 गो गुणनखंड है, क्या क्या, एक है 1 और दूसरा क्या, खुद 2 है। यानी कि 2 अभाज्य गुणनखंड है, बिल्कुल है। अगर बोला जाए सबसे, और ये 2 जो है अभाज्य गुणनखंड है, और सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड भी 2 ही है, क्योंकि 2 से ही स्टार्टिंग हो रहा है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, क्योंकि ये 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड 1 हो गया, तो खुद हो गया। जबकि कितना होना चाहिए, अभाज्य संख्या में कितना गुणनखंड होना चाहिए, 2। अगर जिस संख्या का 2 गुणनखंड रहे, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर से समझिए, जिस संख्या का 2 गुणनखंड हो, वो संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं, यानी कि खुद से कटे, उस प्रकार की संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 2, क्यों, क्योंकि 2 1 से कट रहा है और खुद 2 से कट रहा है, और किसी से क्या कोई टेबल में 2 आता है, बिल्कुल नहीं। 3, अगर हम 3 देखते हैं, 3 तो 3 देखें तो क्या, 3 का कितने गुणनखंड है, तो 3 का भी 2 ही गुणनखंड है, क्या क्या, 1 और एक 3 खुद, और किसी से ये कटने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम 4 ले लें, 4, तो 4 का देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, कौन क्या क्या होगा, एक है, फिर 2 से भी ये कट रहा है, और फिर किससे कट रहा है, खुद 4 से कट रहा है। तो देखिए इसका कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया, कितने गुणनखंड हो गया, 3। जबकि अभाज्य संख्या
के केस में 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, जबकि 4 अभाज्य संख्या है तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका 3 गुणनखंड हो गया, क्योंकि ये 3 से 4 जो है 3 संख्या से कट रहा है। फिर उसी तरह अगर 5 लेते हैं तो 5 का भी 2 ही गुणनखंड है, क्या क्या, 5 1 से कट रहा है और खुद से 5 से कट रहा है, और किसी भी टेबल में 5 नहीं आता है उसी पर। लेकिन 6 अगर लिया जाए, 6 तो 6 देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। तो देखिए ना कितने गुणनखंड हो गया इसका, 1 2 3 और 1 4, 4 गुणनखंड हो गया। तो क्या 6 अभाज्य संख्या है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका 1 से और 6 से कटने के अलावा और अन्य 2 नंबरों से कट रहा है, इसी की वजह से यह अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन कहता है कि सिर्फ 2 ही संख्या से कटना चाहिए वो संख्या। तो कौन कौन 2 संख्या? 1 से और खुद से, इसके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। अगर किसी से कट गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। उसी प्रकार से 7, तो 7 देखिए 1 से कट सकता है और 7 से कट सकता है, और किसी से नहीं कट रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर 8 नहीं होगा, फिर 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 देखिए 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 9 से कट रहा है। तो क्या इसका 2 गुणनखंड है या 2 से अधिक है? तो देखा जाए तो 2 से अधिक गुणनखंड है, इस वजह से 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या हो गया? 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37, इस तरह कंटिन्यूअसली चलते जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या के केस में हमेशा 2 गुणनखंड होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे, उस प्रकार की संख्या ही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है। अगर, और यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी, तो आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 है। दूसरा बात क्या है? दूसरा क्या नोट करना है? अगर बोला जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 ही होगा, 2 है। लेकिन विषम बोला जाए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर कहा जाए, तो सबसे छोटी विषम देखिएगा तो क्या है? 3। 3 से क्या कोई छोटा है? हाँ 2 है, लेकिन ये विषम नहीं है, क्या है? सम है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। तो नोट करके इसको भी लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 क्लास में ये, अब जो एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम 8 क्लास का, उस समय ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। आप लोग समझ गए। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको रेशनल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। वैसी संख्याएं जो हमेशा पी वाई क्यू के रूप में रहे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/3 इसका एग्जाम्पल, 8/2, 7/3, -3/8, 5/21 और भी हो सकते हैं। फिर 5वां जो पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या पढ़े हैं जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, और वे 2 गुणनखंड एक और वो खुद यानी कि स्वयं होना चाहिए। अर्थात वैसी संख्या जो एक एवं खुद से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया, 1 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता आपको बताएं? क्योंकि 1 का देखा जाए तो खुद एक ही को गुणनखंड है, इसीलिए 1 नहीं हो सकता। 2 का 2 गुणनखंड है, 1 और 2 खुद, इससे ज्यादा नहीं है इसका। 3 का भी उसी तरह। लेकिन 4 का अगर देखा जाए तो 4 का 2 से अधिक गुणनखंड है, इस वजह से 4 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, आप लोग ये बात समझ गए होंगे। और नोट करके जो लिखा है इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। क्योंकि हम 2 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए 2। 1 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उसका 2 गुणनखंड नहीं है। और दूसरी बात है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या के केस में भी देखा जाए तो क्या है? 2 ही है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या देखा जाए 3 है। विषम अभाज्य संख्या 5 भी है, लेकिन छोटी कहा गया है, इसीलिए क्या है? 3 है। ठीक है, समझ गया? अगर समझ गए हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर, भाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल नंबर्स। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। हम लोग अभाज्य में क्या पढ़े थे?
सिर्फ 2 गुणनखंड होना आवश्यक है। 2, वो 2 गुणनखंड क्या क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और जिस संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वो स्वयं होना चाहिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड के इस केस में 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, यानी कि वो संख्या सिर्फ 2 नंबर से कटनी चाहिए, 1 से और खुद से। लेकिन भाज्य गुणनखंड के भाज्य संख्याएं के केस में क्या होना चाहिए? भाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं? यानी कि इसमें बोला गया वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, सिर्फ 2 नहीं, 2 से अधिक, यानी कि 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, इस तरह होनी चाहिए, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 4, 2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 2 अभाज्य संख्याएं थी, 3 भी अभाज्य संख्याएं थी, 4 मेरा भाज्य संख्या होगा। क्यों होगा? ध्यान दीजिएगा। अगर 4 भाज्य संख्याएं क्यों होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो देखिएगा 4 का कितने गुणनखंड हो गए? 2 से अधिक हो गए। तो 2 से अधिक गुणनखंड जिसका हो जाता है तो वही क्या कहलाता है? भाज्य संख्याएं। फिर उसी तरह 6 भी देखिएगा, 6 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 खुद से भी कट रहा है। तो देखा जाए यहाँ पर 6 का कितने गुणनखंड हो गए? 4 गो। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 6 भी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो क्या हम 5 को बोल सकते हैं? 5 को बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि 5 के सिर्फ 2 अभाज्य 2 गुणनखंड है। 5 का सिर्फ 2 गुणनखंड, कौन कौन? 1 और 5 खुद है। तो इसीलिए ये भाज्य संख्याएं ना होकर अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो आप लोग समझे होंगे कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि जो संख्याएं 2 से अधिक नंबर से कटता हो, वो संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, और भी हो सकते हैं। अगर देखा जाए, नोट करके एक चीज और लिखिएगा आप लोग, सबसे छोटी भाज्य संख्याएं है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं क्या है? 4। क्योंकि 4 तो स्टार्टिंग ही, भाज्य संख्या का स्टार्टिंग क्या है? 4 ही है, इसीलिए सबसे छोटी क्या हो गया? 4। हम लोग बड़ी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ी और भी अनंत तक जा सकती है। ठीक है, लेकिन किसी स्पेसिफिक नंबर में देखा जाए तो उसमें अगर बड़ी पूछे तो हम लोग बता सकते हैं कि वो बड़ी संख्या है, ये है। लेकिन यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली बोल दिया जाए क्वेश्चन की सबसे बड़ी भाज्य संख्याएं क्या होगी, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि कितना होगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे सम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं? आप लोग सभी कोई जानते होंगे और पढ़े भी होंगे प्रीवियस क्लास में, कि वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि जिस जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, उस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। तो एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए 10 के इकाई के स्थान पर क्या है? 0। क्या ये सम संख्या नहीं है? बिल्कुल है। 12 की इकाई के स्थान पर कितना है? 2। क्या ये सम संख्या नहीं है? बिल्कुल है। 4 की इकाई के स्थान पर, 14 की इकाई के स्थान पर 4 है, तो ये भी सम संख्या है। 16 की इकाई के स्थान पर 6 है, ये भी सम संख्या है। 18 की इकाई के स्थान पर 8 है, तो ये भी सम संख्या है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ दे 9, 8, 6, 5, 4, बोला जाए कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 98,654 में बोला जाए 98,654 क्या सम संख्या है या नहीं है, तो आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप क्या बोलेगा? है। क्यों है? क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? 4, और डेफिनेशन में बोला गया है कि इकाई के स्थान पर या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, ये सब में से कोई रह जाए, कोई एक, तो वो क्या कहलाएगी? वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। तो 98,654 में देखा जाए तो इकाई के स्थान पर 4 है, इसलिए 98,654 सम संख्या है। चलिए, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 9 नंबर जो है विषम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। तो वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 हो, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होना चाहिए, है ना। जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो, तब क्या हो? इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 हो, इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। 11 में देखिए इकाई के स्थान पर 1 है, 13 में देखिए इकाई के स्थान पर 3 है, 15 में देखिए इकाई के स्थान पर 5, और 17 में इकाई के स्थान पर 7, और 19 में इकाई के स्थान पर 9, और 21 में 1। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या, जिसके इकाई के स्थान पर क्या क्या हो? 1 हो, या 3 हो, या 5 हो, 7 हो, या 9 हो।
एग्जाम्पल के तौर पर एक हम सवाल आपको देते हैं, आप बताइएगा जरा। 5 9 6 8 4 5 7 अगर आपसे पूछा जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 59,68,557 क्या 457, 59,68,457 क्या सम संख्या है या विषम संख्या? तो आप क्या बोलिएगा? विषम संख्या। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है? 7। तो इकाई के स्थान पर अगर 7 है तो देखिए इकाई के स्थान पर 7 होने पर वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अलग अलग प्रकार की जो संख्याएं थी सभी समझ में आ गया होगा। तो 7 और 8 में जितने भी संख्याएं महत्वपूर्ण संख्याएं थी हम बता दिए हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और देना चाह रहे हैं, जैसे कि योज्य प्रतिलोम, जिसको हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। योज्य प्रतिलोम किसको बोलते हैं? बोलता है किसी संख्या के चिन्ह में परिवर्तन योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 5 का, एग्जाम्पल के तौर पर 5 का योज्य प्रतिलोम क्या? 5 का योज्य प्रतिलोम प्रतिलोम क्या हो, ये सवाल दे दिया। तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या बोला गया? किसी संख्या के चिन्ह में परिवर्तन। तो देखिएगा 5 का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो उसमें माइनस कर देंगे, यानी कि चिन्ह प्लस में है तो चिन्ह में परिवर्तन कर दिया माइनस, तो यानी कि और क्या है? 5 का 5, ये हो गया 5 का योज्य प्रतिलोम क्या? -5। चिन्ह में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे क्वेश्चन दिया हो रहा है -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो -5 का अगर योज्य प्रतिलोम हम देखें तो यहाँ पर चिन्ह देखिए माइनस है, तो माइनस है तो हम क्या करेंगे? चिन्ह को परिवर्तित करेंगे, तो माइनस से क्या जाएगा? प्लस, क्या जाएगा? प्लस, और 5 का 5, यानी कि -5 का योज्य प्रतिलोम +5, यानी कि किसी संख्या के चिन्ह में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम। ठीक है, आगे देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, जिसको इनवर्स कहा जाता है, किसे कहते हैं? बोलता है जब किसी परिमेय संख्या की क्रम अर्थात अंश को हर एवं हर को अंश बनाते हैं तथा उसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, उसे गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं। इसका मतलब है कि परिमेय संख्या के रूप में होना चाहिए वो नंबर, जैसे मान लेते हैं 5/6, 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो? तो देखिए क्या बोला गया, मतलब क्रम में परिवर्तन कहने का मतलब क्या है? किसी परिमेय संख्या के क्रम में परिवर्तन कहने का मतलब है कि अंश को हर बनाइए और हर को अंश बनाइए, यानी कि अंश अगर हर के रूप में क्या है? 6, तो 6 को अंश बना दीजिए। हर के रूप में 6 है तो 6 को अंश बना दिए, और अंश के रूप में 5 है तो 5 को क्या बना देंगे? हर। वही बोला गया कि गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम किसको बोलते हैं? जब किसी परिमेय संख्या के क्रम अर्थात अंश को हर एवं हर को अंश बनाते हैं तथा इसमें चिन्ह परिवर्तन, देखिए चिन्ह यहाँ पर प्लस था, पॉजिटिव था, अभी भी यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव ही है, क्योंकि चिन्ह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है गुणात्मक प्रतिलोम में। तो इस प्रकार की संख्या को ही क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लेते हैं -5/12, -5/12 का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? जरा ध्यान दीजिए, चिन्ह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह जिस प्रकार से उसी तरह है। जैसे मान लेते हैं इसमें देखा जाए तो माइनस का माइनस ही रहने देंगे, उसके बाद अब बोला है क्रम में परिवर्तन होगा। क्रम में परिवर्तन कहने का मतलब है कि हर जो है अंश बन जाएगा और अंश क्या बनेगा? हर बनेगा। तो अगर देखा जाए हर के रूप में क्या है? हर के रूप में 12, तो वो बन जाएगा अंश 12, और अंश के रूप में -5 था तो नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और माइनस का माइनस पहले से रहेगा ही रहेगा। और एग्जाम्पल अगर जानना चाहते हैं तो फिर देखिए 7/25 है, 7/25 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 25/60, 25/60। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से अगर थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो देखिए फिर से हम बता रहे हैं योज्य प्रतिलोम किसको बोलते हैं? किसी संख्या के चिन्ह में परिवर्तन योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -5, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन करना है, समझे? नंबर में किसी प्रकार का, क्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता योज्य प्रतिलोम में, यानी कि हर अंश नहीं बनता और अंश हर नहीं बनता है। किस केस में? योज्य प्रतिलोम के केस में। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम के केस में क्या होता है कि अंश जो रहता है, जो भी परिमेय संख्या रहता है, वो परिमेय संख्या का अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। इसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इसमें चिन्ह परिवर्तन होता है योज्य प्रतिलोम में। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को? ये थोड़ा सा नोट करने वाली बात है, यहाँ पर लिखिएगा।
बोला गया है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करें। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। कोई परिमेय संख्या आपको दे दिया जाएगा, जैसे 5/7। अगर आपको बोला जाए कि 5/7 जो परिमेय संख्या है, अगर इस परिमेय संख्या से हमको 1 प्राप्त करना है, इस परिमेय संख्या से यदि 1 प्राप्त करना है, इस परिमेय संख्या को किससे गुना करें जो हम लोगों को 1 मिल जाए। तो ध्यान दीजिए, अगर हम 5/7 जो परिमेय संख्या है, इसके व्युत्क्रम से अगर गुना कर दे, यानी कि 5/7 के व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, आपको व्युत्क्रम बता चुके हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है क्रम बदलना, यानी कि अंश को हर बनाना और हर को अंश बनाना। तो 5/7 को किससे गुना करें, तो 5/7 का अगर व्युत्क्रम नहीं लिखें, 5/7 का व्युत्क्रम है क्या हो जाएगा, 7/5। तो 5/7 का व्युत्क्रम हो गया 7/5, यानी कि 5/7 को अगर 7/5 यानी कि 5/7 के व्युत्क्रम से ही गुना कर दिया जाए, तो देखिए 7 एकम 7, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कैंसिल होके ऊपर में 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा। तो 1/1, 1 से जब डिवाइड करेंगे 1 को तो 1 होगा। तो ध्यान दीजिए कि 5/7 को किससे गुना करें कि गुणनफल 1 आए। तो 5/7 को 5/7 के व्युत्क्रम से ही अगर गुना किया जाए तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर नोट में है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए परिमेय संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करेंगे। अगर कोई भी परिमेय संख्या है, अगर बोला जाए उस परिमेय संख्या को किससे गुना करें, उस परिमेय संख्या को किससे गुना करें जिसके वजह से गुणनफल 1 आ जाए, तो उस परिमेय संख्या, जो भी परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, उस परिमेय संख्या को हमेशा उस परिमेय संख्या के व्युत्क्रम से ही गुना करेंगे। और एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे बोला जाए 10/25 या फिर 10/13, 10/13 को किस संख्या से गुना करें जो कि गुणनफल 1 आ जाए। तो 10/13 को अगर 10/13 के व्युत्क्रम यानी कि 13/10 से ही गुना कर दिया जाए, तो देखिएगा इसका रिजल्ट हमेशा क्या आ जाएगा, 1, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो इसका गुणनफल 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, और 1 से जब 1 को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 1। यानी कि हम देखें कि किसी भी परिमेय संख्या को उस परिमेय संख्या के व्युत्क्रम से अगर गुना कर देते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दूसरी बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। क्यों, एग्जाम्पल देखिए, 1 का व्युत्क्रम 1 ही क्यों होगा। तो 1 एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 1 लिए तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो ले सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड देंगे 1 को तो 1 आएगा। तो 1/1 का व्युत्क्रम तो देखिए क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब अंश को हर बनाना, हर को अंश बनाना और अंश को हर बनाना। तो हर 1 है तो हर खिल जाएगा ऊपर अंश में भी 1 है तो नीचे आ जाएगा, और 1 से जब 1 को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 1। तो इससे हमको पता चला कि 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, फिर उसी तरह -1 का व्युत्क्रम भी -1 ही होता है। फिर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। -1/1 का व्युत्क्रम कीजिएगा क्या होगा। सबसे पहले व्युत्क्रम के केस में चिन्ह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, और फिर ये नीचे वाला 1 जो है ऊपर चले जाएगा, यानी कि 1, और ऊपर वाला जो 1 है नीचे आ जाएगा 1। तो देखिए 1 से जब -1 को भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, -1 ही होगा। इसीलिए यहाँ पर नोट करके आपको लिखा दिया है कि -1 का व्युत्क्रम भी -1 ही होता है। यानी कि दो ऐसा नंबर है जिसका 1 जो कि जिस व्युत्क्रम सेम ही होता है, जिसे 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा और -1 का व्युत्क्रम -1 ही होगा। 0 का व्युत्क्रम करने पर रिजल्ट अपरिभाषित आ जाएगा, इसीलिए 0 का हम लोग व्युत्क्रम नहीं करेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर 0 का व्युत्क्रम कीजिएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। अगर हम मान लेते हैं सपोज दैट 0 का व्युत्क्रम करते हैं, 0 का व्युत्क्रम, 0 के नीचे कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे क्या आ जाएगा, 1/0। और आपको बता चुके हैं कि कभी भी भिन्न में p/q के रूप में अगर रहे परिमेय संख्या p/q के रूप में, तो q का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 होंगे तो इसको हम लोग परिभाषित नहीं करेंगे, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। इसीलिए 0 का व्युत्क्रम हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब समतुल्य भिन्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। समतुल्य भिन्न किसको बोलते हैं, जब किसी भिन्न का तुलना करने पर मूल भिन्न प्राप्त होता है तो उसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भिन्न का तुलना, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट 1/5 है,
1/5 है, फिर उसके बाद 5/25 है, उसके बाद 3/15 है। तो क्या अगर बोला जाए आपको 1/5, 5/25 और 3/15 क्या समतुल्य भिन्न है या नहीं है? तो देखिए, हम तुलना करते हैं। तुलना कैसे करेंगे? अगर इसको हम लोग सरलतम रूप में लाया जाए, सरलतम रूप में ला दें, तो अगर सरलतम रूप में लाते हैं, उसके बाद तुलना करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि ये समतुल्य भिन्न है या नहीं है। जैसे 5, ये तो अपना सरलतम रूप में ही है, इसको सरलतम रूप में करते हैं। 5/25 को 5 का पाला से 5 एकम 5 और 5 पचे 25, इसको करते हैं 3 एकम 3, 3 पचे 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो देखिए, हर केस में ये तो 1/5 था ही, 1/5 आ गया, ये भी 1/5 आ गया। देखिए, तीनों का रिजल्ट अगर देखा जाए, सरलतम रूप तीनों का 1/5 ही है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसा है, समतुल्य भिन्न है। उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है 1/3 का समतुल्य भिन्न 5 समतुल्य भिन्न लिखें। तो 1/3 का हम लोग 5 को समतुल्य भिन्न लिखते हैं। कितने लिखेंगे? 5 को। तो कैसे लिखेंगे सबसे समतुल्य भिन्न? ध्यान दीजिएगा, 1/3 का सबसे पहला समतुल्य भिन्न, कभी भी समतुल्य भिन्न लिखिएगा तो समतुल्य भिन्न लिखने का बहुत आसान तरीका है। आप जो भी भिन्न दिया गया है, उस भिन्न में सेम नंबर से, अंश एवं हर को सेम नंबर से क्या कीजिए? गुना कर दीजिए, आपका समतुल्य भिन्न निकल जाएगा। जैसे 1/3 है, 1/3 को 2/2 से ही अगर हम गुना कर दे, 2/2 से ही भाग दे दे, 2/2 से गुना कर दे, 1/3 को 2/2 से गुना कर दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, 1/3 का क्या ये समतुल्य भिन्न है या नहीं है? बिल्कुल है। जब इसको आप सरलतम रूप में लाइएगा, सरलतम रूप में, तो आपका 1/3 ही आएगा। फिर अगर दूसरा देखें, 1/3 इंटू 1/3 को 3/3 से गुना कर देते हैं, 3/3 से, क्योंकि हमको 5 को चाहिए। तो 1/3 का समतुल्य भिन्न एगो निकाले हैं, दूसरा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये हो गया। अगर हम तीसरा देखते हैं, तीसरा 1/3 का तीसरा समतुल्य भिन्न 4/4। हमेशा 4 एक ही जैसा नंबर से इसलिए गुना करते हैं ताकि ये आपस में कट जाए और ये मूल रूप में ही रह जाए। जैसे 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जाएगा। देखिए, 4 एकम 4 कट गया, 4 एकम 4 कट गया। तो देखिएगा, तो ये पहला मूल जो रूप है 1/3 उसी में आ जाएगा। 1 एकम 1 और 3 एकम 3, देखिए जो मूल रूप है उसी में आ गया। इसीलिए हम लोग इसको सेम नंबर से गुना करते हैं। तो 1/3 का एक समतुल्य भिन्न, 2 समतुल्य भिन्न। तीसरा आप लिख रहे हैं 1/3 का 4/4, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। फिर चौथा जो समतुल्य भिन्न है 1/3 का 5/5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, टोटल 4 हो गया। और अभी पांचवा 1/3 का पांचवा जो समतुल्य भिन्न 6/6 से जब गुना कर देंगे तो 6 एकम 6, 6 तिया 18। अब देखेंगे 1/3 का 5 समतुल्य भिन्न क्या क्या हो गया? 2/6, 3/9, 2/12, 4/12 और 5/15 और 6/18। जब ये सभी भिन्न को आप सरलतम रूप में लाइएगा, यानी कि काटिएगा, तो आप देखिएगा कि 1/3 जो मूल भिन्न है 1/3 उसमें आ जा रहा है। अगर आ गया तो वो समतुल्य भिन्न है, अगर नहीं आया तो वो समतुल्य भिन्न नहीं होगा। कहीं मिस्टेक आपका हो गया होगा गुना करने में, इसके वजह से नहीं आ पाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जो भी मूल्य भिन्न दिया रहे, उस मूल्य भिन्न को एक ही जैसा नंबर से आप गुना करिए, ऊपर नीचे अंश एवं हर को, तब आपका समतुल्य भिन्न निकलेगा, वरना समतुल्य भिन्न नहीं निकलेगा। अगर मान लेते हैं सपोज दैट 1/3 का समतुल्य भिन्न अगर दूसरा आप लिखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर 3/2 से गुना कर दिए, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा समतुल्य भिन्न आपका। कैसे? ध्यान दीजिएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। जब इसको काटिएगा या फिर सरलतम रूप में लाइएगा, तो मूल भिन्न आना चाहिए 1/3। जैसे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो क्या देखिए, एक जब इसको लिखेंगे तो 1/2 आ गया। क्या आपका मूल्य भिन्न जो है 1/2 है? बिल्कुल नहीं है। इसी की वजह से ये मूल्य भिन्न समतुल्य भिन्न नहीं कहलाएगा आपका। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गया। अब जैसे ये सब समतुल्य भिन्न है या नहीं है, तो आप कैसे जानिएगा? तो काट कर देख लीजिए, विश्वास नहीं होता है। 6 मान लेते हैं 18, 6/18 जो है 1/3 का समतुल्य भिन्न है या नहीं है? तो 6 का पारा से 6 एकम 6 और 6 तिया 18। जब देखिएगा तो 1 कितना आ गया? 3। क्या मूल्य भिन्न से ये 1/3 भी मूल्य भिन्न है? और ये आपका इसको सरलतम रूप में 6/18 को भी लाए तो 1/3 आ गया। तो ये सभी समतुल्य भिन्न हैं। तो आप देखिएगा 1/3 का 5 समतुल्य भिन्न क्या क्या हो गया? 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 और 6/18। इस तरह से आप दूसरा भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट 1/3 न लेकर आप 1/5 लीजिए।
1/5 लीजिए और तब पता कीजिए। जैसे मान लेते हैं 1/5 का 5 समतुल्य भिन्न क्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। 1/5 का 5 को बोला है, तो सबसे पहले 1/1 से गुना करके फायदा नहीं है, वापस यही आ जाएगा, इसीलिए हम 2/2 से करते हैं। 2 एकम 2 और 5 दूनी 10। दूसरा 1/5 इंटू 3/3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। तीसरा 1/5 इंटू 4/4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। 1/5 इंटू 5/5, 5 एकम 5, 5 पचे 25। और जो पांचवा जो हो जाएगा 1/5 इंटू 6/6, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। ये सभी समतुल्य भिन्न 1/5 का है या नहीं? बिल्कुल है। आप जब इसको सरलतम रूप में काटिएगा, सरलतम रूप में लाइएगा, तो 1/5 ही आएगा। हर बार 1/5 आएगा। जैसे मान लेते हैं 5/25 है, 5/25 देखेंगे समतुल्य भिन्न है या नहीं है 1/5 का। तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, 1/5 आ गया। देखिए मूल्य भिन्न आया, बिल्कुल आया है। यानी कि सरलतम रूप में लाने पर 1/5 जो मूल्य भिन्न है उसके समान आ गया। इसीलिए 1/5 का समतुल्य भिन्न 5/25 भी होगा, 1/5 का समतुल्य भिन्न 2/10 भी होगा, 1/5 का समतुल्य भिन्न 3/15 भी होगा, 1/5 का समतुल्य भिन्न 6/30 भी होगा। ठीक है। अगर कोई माइनस में रहे, मान लेते हैं सपोज दैट इस प्रकार से, जैसे -3/7 बोला जाए, -3/7 का 3 समतुल्य भिन्न कितने? 3। तो क्या क्या लेंगे, ध्यान दीजिए। -3/7 इंटू 2/2, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। फिर दूसरा लेंगे -3/7 इंटू 3/3, माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9, 7 तिया 21। तीसरा जो हो जाएगा -3/7 इंटू 3/4/4, 4/4, माइनस 7 तिया 4 तिया 12 और 7 चौक 28। चौथा जो हो जाएगा -3/4, 3/7 इंटू 5/5, -15/35। फिर उसके बाद पांचवा जो हो जाएगा -3/7 इंटू 6/6, 6 18, -18/6 42। आप जितने भी यहाँ पर लिए हैं -3/7 का जितना भी आप निकाले हैं, ये सभी समतुल्य भिन्न है। आप इसको जब सरलतम रूप में लाइएगा तो वापस मूल भिन्न जो है -3/7 है उसी रूप में आ जाएगा। आप विश्वास नहीं होता है तो एक बार किसी भी नंबर को आप इसमें से सरलतम भिन्न में ला सकते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट हम लाना चाहते हैं -12/28, -12/28 क्या समतुल्य भिन्न है या नहीं है -3/7 का? तो देख लेते हैं ये किससे कटने वाला है, मैक्सिमम कितने ज्यादा नंबर से कटने वाला है। तो हम देखेंगे कि ये 6 से तो नहीं कटेगा, 4 से कट सकता है। देखिए 4 तिया 12, 4 सते 28, तो कितना आ गया -3/7। क्या मूल्य भिन्न -3/7 ही है? बिल्कुल है। यानी कि -3/7 का समतुल्य भिन्न -12/28 है। समझ में आ गया आप लोगों को समतुल्य भिन्न। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हम लोगों का, जो उसको हम देखें संख्या रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं 7 क्लास और 8 क्लास में, तो इस टॉपिक को जानना बहुत ही जरूरी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर संख्या रेखा बना हुआ है। संख्या रेखा में जो जीरो जो होता है, जीरो ये मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट जीरो के दाहिनी ओर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है और जीरो के बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। संख्या रेखा के दाहिनी ओर जो छोर होता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, दाहिनी ओर जो छोर होता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और संख्या रेखा में जीरो के बाईं ओर का छोर को वाई अक्ष बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जीरो के दाहिनी वाले छोर के तरफ जितने भी संख्याएं होंगी, जीरो के दाहिनी ओर जितनी भी संख्याएं होंगी, जीरो के दाहिनी ओर जितनी भी संख्या होंगी वो सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाए, और जीरो के बाईं ओर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाए। हम लोग मिड पॉइंट से दाहिनी ओर जितना अधिक दूर जाएंगे, क्या बोल रहे हैं सुनिएगा जरा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जीरो से हम लोग संख्या रेखा में जीरो से दाहिनी ओर जितना अधिक दूर जाएंगे उसका मान उतना ही अधिक बढ़ते जाएगा। जैसे जीरो से
1 के पास गए तो 0 से बड़ा 1 हो गया, 0 से अगर 2 के पास गए तो 1 से बड़ा 2 हो गया, फिर 2 से बड़ा 3 हो गया, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10। यानी कि हम लोग 0 से जितना अधिक दूर जा रहे हैं, दाहिनी ओर 0 से जितना अधिक दूर जा रहे हैं, उसका मान भी बढ़ते जाता है। तो ये हमेशा दिमाग में रखेगा कि संख्या रेखा में एक्स अक्ष की ओर यानी कि दाहिनी ओर जितना अधिक दूर जाएंगे उसका मान उतना ही अधिक बढ़ता है। और 0 मिड पॉइंट है और 0 के बाईं ओर एकदम जस्ट उल्टा होगा। 0 के बाईं ओर हम लोग जितना अधिक दूर जाएंगे उसका मान उतना ही कम होता जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 0 और 1 में देखा जाए तो अगर 0 और 1 में तुलना करें तो 1 हो जाएगा छोटा और 0 हो जाएगा बड़ा। यानी कि हम लोग 0 से बाईं ओर जितना अधिक दूर जा रहे हैं तो उसका मान हमेशा क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। यानी कि अगर 0 और 1 में देखिएगा, 0 के पास खड़े थे और 1, ये 0 से हम 1 में गए तो यहाँ पर देखेंगे, तुलना करेंगे कि 0 बड़ा या 1 बड़ा, तो यहाँ पर 0 बड़ा होगा, 1 छोटा होगा। फिर 1 से अगर 2 में तुलना करें तो यहाँ पर 1 बड़ा हो जाएगा, 2 छोटा हो जाएगा। 2 से अगर 3 में जाएं, -3 में, तो -3 छोटा हो जाएगा और -2 बड़ा हो जाएगा। -3 और -4 में अगर तुलना करें तो -3 बड़ा लेकिन -4 छोटा। -4 और -5 में तुलना करें तो -4 बड़ा और -5 छोटा। -6 और -5 और -6 में अगर तुलना करें तो -5 बड़ा होगा और जबकि -6 छोटा होगा। -6 और -7 में अगर तुलना किया जाए तो -6 बड़ा होगा, -7 छोटा हो जाएगा। -7 और -8 में अगर तुलना किया जाए तो -7 बड़ा और -8 छोटा। -8 और -9 में अगर तुलना किया जाए तो -8 बड़ा होगा जबकि -9 छोटा हो जाएगा। -9 और -10 में तुलना किया जाए तो -9 बड़ा और -10 छोटा। तो इससे हम लोगों को निष्कर्ष मिल रहा है कि संख्या रेखा में मिड पॉइंट 0 के बाईं ओर जितना अधिक दूरी जा रहे हैं, हम लोग जितना अधिक दूर बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि एक्स अक्ष की ओर जितना अधिक बढ़ते जा रहे हैं, हमेशा उसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जबकि इस केस में जब हम लोग मिड पॉइंट से दाहिनी ओर उस तरह जा रहे, जितना अधिक दूर जा रहे थे तो उसका मान बढ़ रहा था, लेकिन इस तरफ क्या हो रहा है, 0 के मिड पॉइंट यानी 0 के बाईं ओर जितना अधिक दूर जा रहे हैं तो उसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ये बात आप लोगों को स्पष्ट समझ में आया। अगर आपसे तुलना करके पूछा जाए कि 1 -1 और -5, अगर -1 और -5 में पूछा जाए कौन बड़ा होगा तो हमेशा बड़ा कौन होगा, -1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लेते हैं -2 और -7 में अगर तुलना किया जाए, बोला जाए कि कौन बड़ा है, तो एकदम हम बोलेंगे -2 बड़ा है और -7 छोटा है। क्यों? क्योंकि हमेशा जस्ट उल्टा होता है ऋणात्मक पूर्णांक में। जो संख्या आपको जो छोटा लगता है ऋणात्मक पूर्णांक में, वो संख्या हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जैसे -1 और -10 में अगर तुलना किया जाए तो -1 छोटा लग रहा है देखकर, लेकिन माइनस उसके पास लगा हुआ है जिसके कारण से -1 बड़ा है और -10 छोटा है। ठीक है, ये बात समझ में आया। और यहाँ पर मिड पॉइंट में जो 0 है, शून्य न तो धनात्मक और न ऋणात्मक पूर्णांक है, केवल पूर्णांक है। शून्य जो है न धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक, इसीलिए शून्य को हम लोग न धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं न ही ऋणात्मक पूर्णांक। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि 1 2 3 4 5 इत्यादि धनात्मक पूर्णांक है, जिसको हम लोग पॉजिटिव पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं। यानी कि 0 के दाहिनी ओर जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है, जबकि 0 के बाईं ओर जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं ऋणात्मक कहलाती है। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये सभी संख्याएं क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। और शून्य एक पूर्णांक है, हम इससे शून्य एक पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ये बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे फिर से समझिए। सबसे पहली बात आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि ऋणात्मक पूर्णांक में जितना अधिक दूरी हम लोग जाते हैं, बाईं ओर जितना अधिक दूर जाते हैं उसका मान उतना ही कम होते जाता है। ठीक है, अगर हम देखा जाए तुलना करने, अगर यहाँ पर बोला जाए कि बड़ा छोटा भरना है, ठीक है, या बराबर, तो अगर -5 और -8 ये दोनों में तुलना किया जाए कि बोला जाए -5 और -8 में कौन बड़ा है, तो आपको हमेशा क्या दिखाना है, -5। क्यों? क्योंकि हम बोले हैं कि शून्य से, संख्या रेखा में शून्य से
जितना अधिक दूरी जाएंगे, जितना अधिक दूर जाते जाएंगे, उसका मान हमेशा क्या होगा, घटेगा। जैसे 0 से 5 -5 तक गए, फिर गए 0 से -8 तक गए, तो हम ज्यादा दूर कहाँ गए, -8 यहाँ तक पहुंचे हैं, अधिक दूरी यहाँ तक है, तो यानी कि इसका मान कम होगा, जबकि -5 का मान अधिक होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। फिर उसी तरह अगर -10 और 0 में तुलना किया जाए, 0 में, तो हमेशा 0 बड़ा होगा। क्या बड़ा हो जाएगा, 0। ये बात समझ में आया। फिर अगर मान लेते हैं -6 और फिर -3 में अगर तुलना किया जाए, तो हमेशा -3 ही बड़ा होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अच्छे ढंग से रेखा के बारे में हम आपको अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, और उसी का निष्कर्ष यहाँ पर हम लिख कर दिए हैं। जैसे क्या लिखे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऊपर दिए गए संख्या रेखा को देखकर हम निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकालेंगे, 0 एक पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक है। ये बात आप लोगों को हम बता चुके हैं। फिर दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ा कोई पूर्णांक नहीं है, सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो दिया गया है जितने भी पूर्णांक, इसमें से न कोई बड़ा पूर्णांक हो सकता है, न ही छोटा पूर्णांक। क्यों, क्योंकि संख्या रेखा चलते जाएगा। ये किरण का जैसा चिन्ह है, ये चलते जाएगा, इधर भी ये चलते जाएगा, तो इसीलिए हम नौ बोल सकते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है। लेकिन अगर स्पेसिफिक किसी के बीच में तुलना करने बोला जाए, तो वो उसमें छोटा बड़ा हम बता सकते हैं। लेकिन इस संख्या रेखा पर हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दो क्रमिक या लगातार पूर्णांकों के बीच कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता। जैसे मान लेते हैं दो क्रमिक, मतलब दो क्रमिक बोलिए या लगातार बोलिए, जैसे 1 और 2 के बीच में क्या कोई पूर्णांक आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पूर्णांक इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि हम लोग बोल चुके, पूर्णांक किसको कहते हैं, जिसको इंटीजर हम बोलते हैं। जितने भी प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या, और जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, बरसते वो पूर्ण होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए और परिमेय में नहीं होनी चाहिए, उसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो हम यहाँ पर 1 पॉइंट बोलिएगा कि 1.5 लेंगे, तो 1.5 लेंगे, क्या है वो पूर्णांक है, नहीं है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दो लगातार या फिर दो क्रमिक पूर्णांकों के बीच कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे -8 एवं -9 के बीच कोई अन्य पूर्णांक नहीं है। जैसे -8 और -8 के 9 के बीच में क्या कोई पूर्णांक है, तो हम बोलेंगे नहीं है। या फिर और भी अन्य नंबरों के साथ भी ले सकते हैं, जैसे -1 और -2 के बीच में बोलेंगे कि कोई पूर्णांक है, तो नहीं। लगातार या फिर क्रमिक, दो लगातार क्रमिक पूर्णांकों, क्रमिक बोलिए या लगातार बोलिए, दो लगातार क्रमिक या फिर पूर्णांकों के बीच में कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है। नेक्स्ट, सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा होता है। जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, ये सभी देखिए हम बोल चुके हैं कि शून्य के दाईं ओर की जितनी भी संख्याएं, ये धनात्मक संख्याएं कहलाती है, और शून्य के बाईं ओर जितनी भी संख्याएं हैं वो ऋणात्मक कहलाती है। तो बोला गया है सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा होता है। तो जितने भी धनात्मक पूर्णांक ये सब दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा। दूसरी बात है, तथा सभी ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटा होता है। और जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये दिख रहा है आपको -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये सभी की सभी संख्याएं 0 से क्या है, छोटी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। दूसरी बात, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, संख्या रेखा पर जो संख्या 0 से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी, वह संख्या उतनी ही बड़ी होगी। हम यह बात आपको पहले ही बता चुके हैं कि संख्या रेखा में शून्य से अगर हम बोले कि दाईं ओर, शून्य के दाईं ओर, संख्या रेखा में 0 के दाईं ओर हम लोग जितना अधिक दूरी पर जाएंगे, वो संख्या का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, वो संख्या उतना ही बड़ी होगी। फिर दूसरी बात क्या है, लास्ट पॉइंट जो है, संख्या रेखा पर जो संख्या 0 से बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी, वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। यानी कि शून्य से हम लोग अगर बायां और जितना अधिक दूरी पर जाएंगे, वो संख्या उतना ही छोटा होते जाएगा। समझ में, ये बात हम पहले भी बता दिए और ये अभी हम लिख कर बता दिए हैं। ये पॉइंट को, ये सभी बातों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम बताते हैं कि ये इससे सवाल आखिर रहेगा कैसा। ठीक है, उतारिए या फिर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। संख्या रेखा तो बता दिए, कॉन्सेप्ट जो भी था संख्या रेखा का। अब उसका हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, नीचे दी गई संख्या रेखा पर कुछ पूर्णांकों को बिंदुओं से दर्शाया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिंदु दिया गया है, यहाँ पर जैसे -9 पर दिया है, -5 पर दिया है, -2 पर दिया है, 2 पर दिया है,
और फिर 7 पर दिया है और एक 10 पर दिया है। तो बोला गया है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा दर्शाए गए पूर्णांकों को लिखें, यानी कि बिंदु द्वारा जिस जिस पूर्णांक को दर्शाया गया है वो सभी पूर्णांक को लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 नंबर, बिंदुओं द्वारा दर्शाए गए पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले -9, दूसरा -5, तीसरा -2, चौथा 2, पांचवा 7 और छठा 10। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है दर्शाए गए पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखें। आप लोग जानते होंगे आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो देखिए छोटा से बड़ा, इसमें से देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको हम बता चुके हैं कि माइनस वाली संख्याएं जितनी है वो धनात्मक संख्याएं से तो छोटी होती ही है, लेकिन अगर ऋणात्मक में ही 2-3 संख्या हो तो उसमें से सबसे छोटी कौन? तो ऋणात्मक में जो सबसे छोटी संख्या, जो सबसे बड़ा दिखने में लग रहा है वही सबसे छोटी संख्या होंगी। जैसे -9, -9 सबसे छोटी हो गई, यानी कि आरोही क्रम, आरोही क्रम -9 कोमा उससे थोड़ा बड़ी होगी -5, उससे थोड़ा बड़ी -2, उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 7 और उससे बड़ी 10। ये पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित ही है, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होगा? अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। इसको पलट दीजिए, क्या करना है? इसको पलट देना है, यानी कि 10 सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा 7, उससे थोड़ा छोटा 2, उससे थोड़ा छोटा -2, उससे थोड़ा छोटा -5 और सबसे छोटा -9। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 10, 7, 2, -2, -5, -9। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों का योग, अलग अलग प्रकार के पूर्णांकों को लेकर हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से पूर्णांकों को आप जोड़ा जाता है। ठीक है, इतना इस यहाँ तक के वीडियो के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ढंग से, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छी तरह जरूर इसको देख लीजिएगा। किसी भी 7 और 8 क्लास, अगर आप शुरुआत से अगर चाहते हैं कि हम शुरुआत से अच्छी तरह से पढ़ें, इस चैनल से जरूर जुड़ें। और बच्चों आप लोग इस टॉपिक को, शुरुआती जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही आप लोग जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, वरना बहुत ही मुश्किल होता है। चैप्टर को डायरेक्ट चैप्टर में एंटर कर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस जो भी बताया गया है कॉन्सेप्ट शुरुआत में संख्या से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो जो दी गई है वो सभी आप लोग के एग्जाम के नज़रिए से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे वो जरा सा भी न छूटे। और क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जाम रहता है उससे बहुत क्वेश्चन, लगभग हमको लगता है कि 8, 9, 10 क्वेश्चन ही इस टॉपिक से रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।